हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 मई 2020 के द हिंदू एनालिसिस को। यहाँ हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे, साथ में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा हैंड रिटन नोट्स, किस तरीके से आप हाथों से अपने नोट्स को बना सकते हैं, किस तरीके से द हिंदू के नोट्स को आप तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन को और मेंस आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए आज एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। लास्ट तक आपको उसमें बने रहना है और देखना है, तभी आप न्यूज़पेपर को एनालाइज कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि किस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया। हम यहाँ पे जो आर्टिकल्स के अंदर दिए हुए हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और साथ में ही जो आर्टिकल्स में नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में ऐसा ज़रूरत पड़ रही है कि बैकग्राउंड में ज़रूरत है, स्टैटिक पोर्शन बताना है, तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक हॉलिस्टिक वे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, एक हॉलिस्टिक वे में डिस्कशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम मूव करते हैं सबसे पहले हमारे एडिटोरियल सेक्शन की ओर, जो कि है पेज नंबर 6 के अंदर। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। देखिए, पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, स्टॉप द रिटर्न टू लेजिस्फियर। तो लेजिस्फियर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है ये, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड्स उठाएंगे, क्यों न्यूज़ में आया वो चीज़ डिस्कस करेंगे, इसके अंदर वेरियस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, द फैक्ट्रीज एक्ट को डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर से काफ़ी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उन सारे पॉइंट्स को भी हम कवर करेंगे। देन अगेन हम डिस्कस करेंगे स्टेट कैन नॉट बी लेफ्ट टू द सेंटर। देखिए, ये जो आर्टिकल है, स्टॉप रिटर्न टू लेजिस्फियर एंड दिस आर्टिकल आर इंडियाज लेबर लॉ टू रिस्ट्रिक्टिव, इन दोनों आर्टिकल्स को हम एक साथ मिला के डिस्कशन करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इसमें भी कुछ ही पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को हम साथ में मिला के वो डिस्कस करेंगे। लास्ट हम डिस्कस करेंगे कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लूट। तो यहाँ पे मेरीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए, इसको मैं बाद में आपको दिखा भी दूंगा, तो टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टॉप द रिटर्न टू लेजिस्फियर, इस आर्टिकल को। सो हेयर वी प्रेजेंट अवर हैंड रिटन नोट्स, नोट्स बाय स्टडी टाइम ओनली। तो आप लोगों को इसको फैलाना है, शेयर करना है। पीडीएफ अगर चाहिए, पीपीटी चाहिए, किसी भी चीज़ की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू यूज @स्टडी टाइम ओनली इन द टेलीग्राम सर्च ऑप्शन। तो टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन में आपको @स्टडी टाइम ओनली से आप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी नई वीडियोस डालेंगे उसका डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिल पाएगा, नोटिफिकेशन मिल पाएगा। देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयार करना है। अगर लेजिस्फियर हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा, वहाँ पे उसको डिस्कशन किया, सारी चीज़ें हमने उसके अंदर की देखी, इसके बाद हमने उसके क्रक्स पॉइंट्स निकाले, तो आपको भी इस तरीके से नोट्स बनाने। तो उसके अंदर जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स उसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इसके तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है, यहाँ पे बताया गया था राइट टू गो होम जो है यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो राइट टू गो होम एक उनका राइट होना चाहिए, जो कि ये नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आता है। अब देखिए, लेजिस्फेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको री इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है कि अब इसे री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, ये इकोनॉमी की एक पॉलिसी आप कह सकते हैं। जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कम होने लग जाता है, और वो ऐसा चाहती है गवर्नमेंट कि आप जो है ग्रोथ करिए, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। देखिए, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगती थी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, प्राइवेट लोगों पे, तो वो क्या हो जाता था, डेवलपमेंट नहीं कर पाते, कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाता, कोई सेटअप नहीं कर पाता था, क्योंकि बाहर से रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। अब बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है, वो उनका भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? सिंपल सी चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा
रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो वो चीज़ नहीं आ पाएगा। इसलिए लेबर लॉ जो है सस्पेंड हो गए हैं यूपी में। जो है अगर आप ये देखेंगे कि यूपी के अंदर ऑर्डिनेंस एक पास हुआ है, ऑर्डिनेंस के तहत जो कि 6 मंथ्स के लिए मेनली ऑर्डिनेंस जो होता है वैलिड रहता है, तो लेबर लॉस को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है 3 सालों के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखना है कि 3 सालों के लिए लेबर लॉस को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो लेजिस्लेचर जो है रीइंट्रोडक्शन की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बूम होने दिया जाए अपने आप, जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर बात की जा रही है। अब देखिए, अब हम कुछ फैक्टर्स एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर लेबर लॉ हो गया, फैक्टर्स एक्ट हो गया, ये सभी जो पॉइंट्स हैं आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फैक्टरीज एक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, लीव विथ वेजेस, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फैक्टर्स एक्ट के तहत जो आपको याद रखने चाहिए। वो इस प्रकार है कि लीव विथ वेजेस, अगर आपको छुट्टी मिलती है तो आपको वेजेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी वेजेस काटे जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। 8 आवर्स की शिफ्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनह्यूमन कंडीशन हो रहा है और आपका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, 8 घंटे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम में आपको काम करवाया जा रहा है और पैसे बहुत कम दिए जा रहे हैं। तो ये फैक्टर्स एक्ट के खिलाफ है। अगर कोई पर्सन ओवर टाइम काम करना चाहता है तो उसे ओवर टाइम की अलग से वेजेस मिलेगी, दी जाएगी, और वीकली जो है ऑफ मिलना जरूरी है, तो वीकली ऑफ दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स एक्ट के अंदर आती हैं। यहाँ पे हेल्थ और हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से, इसलिए आपको ध्यान पे रखना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की मैं बात करता हूँ, हम चलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये देखिए, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, पर एक अंदाजा लगाने की जरूरत है कि फैक्टरीज एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, वर्कर की कैसी कंडीशन होनी चाहिए, कैसे वो उनको रहने होने चाहिए। ये सारी नॉर्मल चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और आपके प्रीलिम्स में भी इस तरीके से क्वेश्चन जो अराइज हो सकते हैं। को वर्कर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है, ध्यान में से आपको सोचना है, वेजेस से रिलेटेड और भी कोई डिस्प्यूट निकल के आता है, तो वहां पे वर्कर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कर का पार्टिसिपेशन होता है, तब उसके थ्रू जो हो जाता है हम जो है रिजॉल्व करते हैं वेजेस और अदर डिस्प्यूट मैटर को। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। यहाँ पे नेगोशिएशन के थ्रू इसको करते हैं, स्ट्राइक अगर हो रही है, लॉकआउट्स हो रहे हैं, तो इसको नेगोशिएशन के थ्रू जो है किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया, विदाउट डिस्कशन किए, विदाउट रिजॉल्व किए, विदाउट इन सारी चीज़ों को, डिस्प्यूट को सुने, एकदम से इसका कर दिया है, इन सारी हटा दिया गया, लेबर लॉस को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक अधिकार उनका एक तरीके से छीन रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है। फिर आता है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये बहुत सारे जो एक्ट है कि एक मिनिमम जो है वेजेस मिलना ही चाहिए, वो इसका एक उनका हनन हो रहा है, क्योंकि लेबर लिस्ट अगर सस्पेंड हो गए तो सारे लॉ उनके खत्म हो गए, उनके जो अधिकार थे एक तरीके से खत्म हो गए। और वो सारे अधिकार कहाँ आते हैं, डीपीएसपी के अंदर हमारे मेंशन है, हमारे आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 23 के अंदर मेंशन है। ये सारे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे दो तो हमारे फंडामेंटल राइट हो गए, और एक डीपीएसपी हो गया। तो डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है वो भी हम देखेंगे, इस आर्टिकल के अंदर किस तरीके से आता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारे राइट्स का हनन हो रहा है तो फिर एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको नोट डाउन करना। देखिए, लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करता हूँ, आपको मैं समझा ही चुका हूँ पहले लेजिस्लेचर क्या होता है। सेक्शन 5 ऑफ द फैक्टरीज एक्ट, जो अभी हमने देखा ना फैक्टरीज एक्ट के बारे में, कि यहाँ पे वेजेस जो है लीव विथ वेजेस मिलेगा, 8 आवर्स की शिफ्ट रहेगी, ओवर टाइम का भी आपको वेजेस मिलेगा, वीकली ऑफ रहेगा, हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। तो उसको उसके सेक्शन 5 के अंदर ये चीज मेंशन है। क्या मेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड ओनली इन केस ऑफ द पब्लिक इमरजेंसी। अगर पब्लिक इमरजेंसी आती है तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सटेंड कर सकती है लेबर लॉस को। अब देखिए, यहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी को एक तरीके से अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एक कहना है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अपने यहाँ पर टर्म्स ले रही है, वो ये कह रही है कि पब्लिक इमरजेंसी के तहत हमने ये सारी चीज़ें की है। तो उनका ये कहना है, लेकिन इस चीज़ को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि यार क्या पब्लिक इमरजेंसी, क्या ये चीज़ जो निकल के आ रही है वो पब्लिक इमरजेंसी है या नहीं है। अब चलिए केस को हम डिस्कस करते हैं, LIC वर्सेस DJ बहादुर वर्सेस ORS 1980 का केस।
ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ सर्विस, अगर कोई भी चेंज होता है सर्विस की कंडीशन में कि किस तरीके से सर्विस करनी है, 8 आवर्स की शिफ्ट को 10 आवर्स करना है या 12 आवर्स करना है, वेजेस को कम करना है, वीकली ऑफ को बंद करना है, कुछ भी इस प्रकार के कोई भी कंडीशन सर्विस को किया जाता है, कैन ओनली थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उससे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही करना चाहिए, होना चाहिए, नेगोशिएशन और लेजिस्लेशन के थ्रू। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये एक जजमेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था कोई जजमेंट देती है तो इसको भी एक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इसको फॉलो नहीं किया गया है, और लेबर लॉस को सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पे जो लेबर सब्जेक्ट है वो एक कंकरेंट लिस्ट में है, जो सेंटर के पास भी यहाँ पे अधिकार है और स्टेट के पास भी अधिकार है। तो इस सेंटर के पास भी अधिकार है, तो इसको भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए कि लेबर लॉ, लेबर जो है किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था डीपीएसपी के कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन सभी आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। पहला आर्टिकल आता है हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल 39A। देखिए ध्यान से देखिए, आर्टिकल 39A को क्या कहता है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। सभी को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए उनको कुछ ना कुछ जो चाहिए वो एक उनका अधिकार है, आर्टिकल 39A के तहत ये डीपीएसपी में बताया गया है। देन आर्टिकल 43 की हम बात करते हैं, टू सिक्योर, ये ध्यान से देखिए, टू सिक्योर द लिविंग वेजेस, जो जिनको लिविंग, जो जीवन यापन के लिए उनको जो पैसा मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, और डिसेंट स्टैंडर्ड अ लाइफ, सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, तो सभी वर्कर को एक डिसेंट लाइफ, सोशल कल्चर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। एक लिविंग जो वेजेस है ये चीज़ प्रोवाइड होना चाहिए, इतनी वेजेस तो उनको मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ अब लेबर लॉ के सस्पेंड होने से ये चीज़ खतरे में आ गई है, ये चीज़ नहीं हो पाए कि आर्टिकल 42 के अंदर क्या कहा गया है, टू मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क मैटरनिटी रिलीफ, कि मैटरनिटी रिलीफ हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गई, ह्यूमन कंडीशन में उनको वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अंधाधुंध वर्क करवाए जा रहे हैं किसी भी लेबर से, और अगर मैटरनिटी रिलीफ वगैरह नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारी जो इनह्यूमन कंडीशन है उस पर आप कर रहे हैं, तो ये मना किया गया है आर्टिकल 42 के अंदर। तो ये डीपीएसपी का भी एक तरीके से उल्लंघन है, डीपीएसपी के तहत जो है काम नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के अंदर, यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल्स को, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए लेजिस्लेचर के अंदर आर्टिकल 21 जो हमारा बताया गया है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू लिवलीहुड क्या है, तो राइट टू लिवलीहुड भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। राइट टू हेल्थ आपका, ये सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। फिर राइट टू शेल्टर भी किसके अंदर आता है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो ये सभी क्या है, राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं, इसको आपको ध्यान पे रखना है। फिर एक जजमेंट को हम डिस्कस करते हैं, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी हमने इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, 1983 में जजमेंट आया था, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एशियन गेम विलेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कोई भी अल्टरनेटिव जॉब्स नहीं थी, कोई भी अल्टरनेटिव चॉइसेस नहीं थी, जॉब उनको मजबूरी में करना पड़ रहा था। तो ये यहाँ पे बताया गया था एशियन गेम्स के टाइम पे कि फोर्स लेबर जो है, फोर्स लेबर की कैटेगरी में तीनों चीज़ें आती हैं। अगर आपके पास अल्टरनेटिव जॉब का ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास अल्टरनेटिव चॉइस नहीं है कि आप बंध के उसमें काम कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब करना आपकी मजबूरी हो रही है कि यार उस जॉब को करना आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, तो ये एक प्रकार का क्या है, फोर्स लेबर कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फोर्स लेबर के अंदर आता है। हमारा फंडामेंटल राइट्स के तहत इसको मना किया गया है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो हमने इसके सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। And the next article which we are going to discuss is in page number 10, and it is related to NHRC, that is means National Human Right Commission। देखिए ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है ये एक्टिव हुआ है NHRC।
तो इसका रोल देखने के लिए आ सकता है। इसके अंदर जो रिफॉर्म हुए हैं, एक तरीके से चेंजेस हुए हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अमेंडमेंट हुआ है, तो उस अमेंडमेंट की हम बात करेंगे। इसके अंदर कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, जो 5 ईयर टर्म्स था उसको 3 ईयर टर्म्स कर दिया गया है, मेंबर्स की संख्या चेंज कर दी गई है, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस हुए हैं वो हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो हेयर इज द हैंड रिटन नोट्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये स्टेचुररी बॉडी है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, थोड़ा सा आज जो है फोटो क्लिक करने में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखिए इसको। एक ये स्टेचुररी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। कंपोजिशन इसका क्या है, किस तरीके से कंपोजिशन, पहले क्या होता था 1993 के तहत जो बना था, तो इसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे इसके चेयरमैन रह सकते थे। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, और यहाँ पे बताया गया है जो अदर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रिटायर, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसके अंदर जो है टोटल 4 मेंबर रहते थे पहले, तो अब 4 मेंबर्स वो कौन कौन से आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे 2 3 3 4 5 टोटल 5 मेंबर्स यहाँ पे कर दिए गए हैं। सॉरी, मैंने 4 रखा है, तो 4 पहले होते थे, अभी 5 मेंबर है। 1 सुप्रीम कोर्ट का जज, 1 हाई कोर्ट का जज, और 3 HR एक्सपर्ट, मतलब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक्सपर्ट जो होंगे वो इसके अंदर होंगे। 3 में से 2 जो होंगे वो कौन होंगे, कोई भी हो सकता है, मैन एंड वुमेन हो सकता है, लेकिन एक जो है वुमेन होना इंपॉर्टेंट है। तो एक को एक जो है मेंबर वुमेन तो होना चाहिए। हो सकता है 2 वुमेन हो जाए, 3 वुमेन हो जाए, लेकिन एक तो होना जरूरी ही है। आपको ये चीज समझ में आ गई। 4 पहले मेंबर हुआ करते, तो 4 से कितने हो गए, अब 5 मेंबर्स हो चुके हैं। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें बहुत सारे चेयरपर्सन भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 मेंबर्स, इसके अंदर भी बहुत सारे मेंबर, लेकिन 5 इस तरीके से आपको ये याद रखना है। रटना नहीं कि 5 मेंबर्स ही होते हैं। इसके अंदर NCBC के जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। NCP चाइल्ड राइट, दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके चेयरपर्सन भी इसके मेंबर होते हैं। चीफ कमिश्नर के यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी इनके मेंबर होते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन सबके चेयरपर्सन भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर होते हैं। तो मेंबर्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया डिटेल में। आपको याद रखना है, नंबर से याद नहीं रखना है, ये से याद रखना है कि कौन कौन से इनके मेंबर्स होते हैं। टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले टर्म्स हुआ करता था 5 ईयर्स का। याद रखना है आपको, पहले कितना टाइम्स हुआ करता था, 5 साल का टर्म हुआ करता था, अब चेंज कर दिया, 3 साल का टर्म कर दिया। अब इसके जो चेयरपर्सन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी आती है। उस सिलेक्शन कमेटी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सिलेक्शन कमेटी में आपको याद रखना है कौन रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। लोकसभा से कौन कौन रहते हैं, 2 लोग लोकसभा से आते हैं। कौन कौन, लीडर ऑफ अपोजिशन, रोल यहाँ पे बढ़ जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इसके अंदर रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और सेकंड नंबर पे स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा से कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, यस, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। याद रखिएगा, चेयरमैन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डिप्टी चेयरमैन पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको ध्यान पे रखना है। और हमारे होम मिनिस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कमेटी बनती है सिलेक्शन कमेटी। यहाँ पे टोटल कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनती है। वही सिलेक्शन कमेटी ये करती है, यहाँ पे देती है नाम कि कौन यहाँ पे चेयरपर्सन मेंबर्स बनेंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझना आ गया होगा। आई थिंक इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए अब सॉल्व कर लेंगे। आज का MCQ NHRC के ऊपर ही रिलेटेड है, तो उसको हम देखेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक आप देखते रहिए, सारी चीजें आपकी मैं क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूंगा। And the next article which we are going to discuss is in page number 7, and it is on the Asia Pacific afloat, keeping Asia Pacific afloat। ये एक तरीके से मैरीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है और रीजनल गेटिंग की बात कर रहा है। IR यहाँ पे आप लिख सकते हैं IR प्लस इन्वायरमेंट।
तो ये दोनों सेक्शन को मिला के एक आर्टिकल आया हुआ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे रिलेटेड हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसका डेटा देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें निकल के आ रही है। हमारी ESCAP जो एक दो बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ के बारे में हम देखेंगे, और एक कुछ भी डेटा यहाँ पे जैसे IMO हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखेंगे। प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसका देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखेंगे। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको जरूर ये देखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन की। एशिया पैसिफिक जो रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, तो इसको आपको ध्यान पे रखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये एशिया पैसिफिक रीजन जो है डिपेंडेंट है सी के ऊपर, कि सी में ये जो है ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। अब क्लाइमेट चेंज, अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये सी के ऊपर डिपेंड करता है कि तो क्लाइमेट चेंज का सीधा असर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, एक सस्टेनेबल वे में आप रिसोर्स को मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अब उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि आप ओवर फिशिंग अगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ओवर स्पेसिंग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। मैरीन, यहाँ पे मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिलता है कि कितने ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको डिस्कस करनी है, ये सारे प्रॉब्लम्स जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सस्टेनेबल रिसोर्स का यूज हो रहा है यहाँ पे, और तो इस रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है, हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिग्रेड होता हुआ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब डेटा एक बहुत बड़ा इशू निकल के आता है, आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है कि डेटा जो है बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो हमारा SDG 14 है, SDG 14 क्या है, दैट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। अब आपको पता होगा हमारे कितने SDG है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप सबके नाम बता सकते हैं क्रम वाइज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने गोल्स हैं और कितने टोटल टारगेट्स हैं, ये तो आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। आपको भी पार्टिसिपेट करना है, ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा आपका नॉलेज इनरिचमेंट होगा, ज़्यादा बार आप कॉलिंग कर पाएंगे, चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो एक तरीके का रिवीजन का तरीका है, आपका आंसर देना आपका रिवीजन हो सकता है। तो इसको आपको समझना है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 है, वो क्या है, लाइफ बिलो वाटर। तो इसको नंबर वाइज भी आपको याद रखना है। तो लाइफ बिलो जो वाटर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो टारगेट है, टोटल 10 टारगेट्स रखे गए। तो 10 में से सिर्फ 2 टारगेट्स का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ 10 में से टू टारगेट्स के हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और बाकी जो 8 टारगेट्स हैं उसके हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे हम किस तरीके से वर्क करेंगे, सभी कंट्रीज कैसे आपस में कोऑपरेशन करेंगी, किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड मेंशन है, प्लास्टिक डबल बर्डन। तो इसको आप कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इसी टॉपिक में, बल्कि आप प्लास्टिक डबल जो बर्डन है, इसको आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। कहीं भी पॉल्यूशन की बात की जा रही हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात की जा रही हो, या मैरीन पॉल्यूशन की बात की जा रही हो, इस तरीके से कोई भी पॉल्यूशन की अगर बात की जा रही है, तो वहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब प्लास्टिक आप प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम की मैं बात करता हूं, एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है यहाँ पे कि CO2 जो है बहुत बड़े लेवल पे जनरेट होता है। तो CO2 जनरेट होता है, जो कि एब्जॉर्ब कहाँ होता है, ओशन में जाके एब्जॉर्ब होता है, और वेरियस जगह पे। तो एक CO2 का जो जनरेट होता है, ये एक बहुत सारा हमारे इन्वायरमेंट के लिए बर्डन निकल के आ जाता है, पहले जब प्रोडक्शन के टाइम में। और फिर जब उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तब फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अल्टीमेटली कहाँ जाता है, एंटर्स करता है ओशंस के अंदर। तो ओशंस पॉल्यूशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिशेस जो है अफेक्टेड होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो व्हेल मछलियाँ वगैरह हैं, इस तरीके से सभी मछलियाँ जो है इससे अफेक्टेड होती हैं। और हमने बहुत जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि उसके वजह से हमारे जो फोटोसिंथेसिस वगैरह उसमें भी इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक जो है ऊपर यहाँ पे छा जाता है इस तरीके से। सपोज एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं,
तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये हमारा ओशन हो गया, ये सपोज ओशन हो गया। अब ओशन के अंदर क्या हो रहा है कि सपोज इतने पोर्शन के अंदर जो है प्लास्टिक 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 जमा होके रखा है कहीं पे। तो जो सन की किरणें आएंगी, सूरज की जो किरणें आएंगी, सनरेज आएंगी, वो यहाँ पे जाएंगी। तो जब जो यहाँ पे जाएंगी तो इसके नीचे जो है यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगी वो। जब यहाँ पे नीचे नहीं पहुंच पाएंगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे छोटे छोटे पेड़ हैं वो यहाँ पे नहीं जम पाएंगे, नहीं उग पाएंगे, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे फेल्यूर होगा एक तरीके से। जब वो फेल्यूर होगी, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो O2 जो डिजॉल्व होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वहाँ पे कम होने शुरू हो जाएगी और CO2 बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो एनिमल्स इसके अंदर रहते हैं, जो भी क्रिएचर्स वगैरह रहते हैं, वो सारे इसके अंदर प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से एक चीज की वजह से कितनी सारी चीजें आपस में लिंक है, आपको अब समझ में आ गई होगी। यही सारी चीजें हमको यहाँ पे अपने आंसर राइटिंग में भी मेंशन करना है और इसको हमको समझना है। चलिए आगे इसमें हम चलते हैं, कुछ बॉडीज के बारे में बात कीजिए। जैसे एस्केप के बारे में, वर्किंग विद मेंबर स्टेट टू इम्प्लीमेंट IMO रिक्वायरमेंट। तो ये एक तरीके का ECOSCO का पार्ट है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ये आपको याद रखना है क्या है। एक ये यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है। इसके अंदर टोटल 54 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ टर्म। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है वो कितनी होती है, 3 साल की टर्म ऑफ ऑफिस होती है। 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पे जीतना होता है। इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट कौन करता है, UNGA करता है। 54 यहाँ पे टोटल मेंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया। फुल फॉर्म क्या है इकोसॉक का, यूनाइटेड नेशन, इको मतलब इकोनॉमिक, सो मतलब सोशल काउंसिल। क्लियर हो गया, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, ये एक तरीके का यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका वर्क क्या है, कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करना। कहाँ, किस किस के बीच में, फंक्शनल कमीशन के बीच में, रीजनल कमीशन के बीच में और यूनाइटेड नेशन के फंड्स और प्रोग्राम्स के बीच में। यहाँ पे ये क्या काम करता है, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर भी ये वर्क करता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान पे रखना है। आगे चलते हैं, IMO की बात कर लेते हैं हम फटाफट। IMO भी वहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर मेंशन था, इसलिए IMO की बात कर लेते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया है। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये आपको आर्टिकल्स में नहीं मिलेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग डिस्कशन को जरूर देखिए, क्योंकि डिस्कशन को अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को भी उठाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है आपका स्टैटिक पोर्शन ही है जो कि करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं लिंक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीजों को देखें, समझें और क्वेश्चंस का आंसर दें। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1948 में इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो लंदन UK के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 174 टोटल इसके अंदर मेंबर स्टेट हैं। ये सेफ्टी और सिक्योरिंग द शिपिंग, यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखता है ये, और सिक्योरिटी का ध्यान रखता है जो शिप इंडस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ पे। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑफ IMO के द्वारा जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुए उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो वो उसको आपको ध्यान रखना। जैसे 16 एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, सेफ्टी ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, कि सी में किस तरीके से आप लाइफ को सेफ्टी प्रदान करेंगे। सपोज सी के अंदर किसकी लाइफ है, फिशेस की लाइफ है। बहुत सारे जो मेरीन रहते हैं, क्रीचर्स वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उनकी लाइफ को आप किस तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। ये किसका काम है, IMO का काम है। यहाँ पे कन्वेंशन किसके अंदर साइन हुआ, IMO के अंदर साइन हुआ। तो जब भी लाइफ बिलो वाटर लिखने के लिए आए, आप SDG गोल 14 से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक लिख रहे हो तो IMO का जिक्र आपको जरूर करना है, क्योंकि IMO एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इसको आपको बिल्कुल मेंशन करना है। आप देखिए किस तरीके से आपको चीजें, स्टैटिक पोर्शन आपका एक तरीके से कोर्स और सिलेबस जो है कवर होता जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप, अब जो शिप की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसको हमें रोकना है, उसको रोकना है। वो कौन देखेगा,
IMO ही देखेगा। तो देख पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से सभी चीज़ों को ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कि आपका स्टैटिक पोर्शन हो, और एक तरीके से आपका यहाँ पे एक हॉलिस्टिक वे में सिलेबस कवर हो जा रहा है। तो अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, डेली फॉलो कर रहे हैं, डेली नोट्स को पढ़ रहे हैं, उसको डाउनलोड करके देख रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो एट द एंड आपको महीने 2-4 महीने बाद लगेगा कि आपका बहुत बड़ा एक सिलेबस का पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका सिलेबस भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ था इसलिए मैंने छोटे से यहाँ पे बता दिया आपको कि दाइमर भाषा डैम है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे कि 1998 से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। इंडस रिवर के ऊपर चल रहा है और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है वहां पे ही चल रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे है ये, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। तो ये सारी चीजें थी। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर अब मूव करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है, इसको आपको ध्यान पे रखना है। देखिए क्वेश्चन की मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सीरीज है, तो अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस आंसर को भी PDF बना के मैं आपसे सभी टॉपिक वाइज, जैसे पॉलिटी का हो गया तो पॉलिटी के हम सभी MCQ को डिस्कस करें यहाँ पे जो भी रिलेटेड है। और ऐसे MCQ नहीं है, देखिए आपको यहाँ पे इस MCQ से आप यहाँ पे अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हम कितने अच्छे लेवल पे MCQ का एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, NHRC वेस्टेड with which of the following power under the protection of the Human Right Act 1993। तो आपको यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे किस एक्ट की बात की जा रही है। ह्यूमन राइट एक्ट 1993 जब ये स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम की बात की जा रही है, तो इसको आपको याद रखना है। अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है? 2006 में अमेंडमेंट हुआ है और 2019 में रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट इसके ऊपर हुआ है। क्या ये सुमोटो इंक्वायरी कर सकती है? तो आपने अभी देखा कि सुमोटो इंक्वायरी जो है, अभी आज के ही न्यूज में हमने देखा था कि सुमोटो इंक्वायरी की इन लोगों ने, क्योंकि अपने से ही वहां पे एक्टिव हुई है, तो एक तरीके से जो अपने से एक्टिव होते हैं उसे हम सुमोटो कहते हैं। तो ये हमारा सही हो गया, हमने करंट अफेयर से भी पढ़ लिया, हमने स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लिया। पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, क्या इसके पास ऐसी पावर होती है कि अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करे? अब देखिए खुद एक्शन ले रही है, खुद एक्टिव हो रही है, तो यस इसके पास इस तरीके से पावर है। ये क्या इसके पास सिविल कोड की पावर है? यस इसके पास सिविल कोड की पावर है। अगर कोई ह्यूमन राइट से रिलेटेड वायलेशन होता है तो यहाँ पे सिविल कोड जैसे ये फैसला भी सुना सकती है। पावर टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या ये इस तरीके से इसके पास पावर है कि यूटिलाइज कर सकती है किसी भी सर्विसेज को? NHRC जो है किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जा सकती है और बोल सकती है कि हमें आप फेवर दीजिए, हमारी हेल्प करिए और हमारे साथ कंट्रीब्यूट करिए, हमें यहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये देखना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ। तो यस इसके पास इस तरीके की भी पावर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, सभी हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आपको ये देखिए, अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। द कमीशन हेडक्वार्टर है दिल्ली, कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, याद रखिएगा। एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश ऑफिसेस एट द अदर प्लेस ऑफ इंडिया, इट वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट ऑन प्रोसीजर, इसके पास खुद के प्रोसीजर फॉलो करने की पावर है। ये पॉइंट्स हमने देखा। इट हैज ऑल द पावर ऑफ सिविल कोड प्रोसीडिंग हैव ए जुडिशियल कैरेक्टर, तो इसके पास एक तरीके का जुडिशियल कैरेक्टर भी है। तो ये क्वेश्चन में एक ऑप्शन बन के आ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इट मे कॉल द फॉर द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी को ये बुला सकता है सबऑर्डिनेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, रिपोर्ट के लिए, इन सारी चीजों के लिए बुला सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द कमीशन हैज इट्स ऑन न्यूक्लियस, इसका एक खुद का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब एक सेंटर है जहां से ये सारी चीज चलती है। इन्वेस्टिगेशन स्टाफ इसके अंदर है, फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंप्लेन के अंदर जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन अगर हो रहा है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो उसका इसके पास खुद का स्टाफ यहाँ पे बना के रखा है। इसके साथ साथ इसको एम्पावर किया गया है टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के किसी इस पर्पस के लिए जो है ये किसी भी सर्विसेज को यहाँ पे ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है।
इट हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश इफेक्टिव कॉपरेशन विथ एनजीओ। देखिए ये क्या करता है, इफेक्टिव कॉपरेशन यहाँ पे बना के रखता है एनजीओ के साथ, क्योंकि एनजीओ जो होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं और यहाँ पे वायलेशन के यहाँ पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनके साथ कॉपरेशन बना के रखता है। एनएचआरसी जो इंक्वायरी करता है वायलेशन ह्यूमन राइट से रिलेटेड मैटर हो गया, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड अगर सच वायलेशन हो रहा है, सू मोटो एक्शन लेता है, पिटीशन के ऊपर भी यहाँ पे काम करता है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट में भी काम करता है कि अगर कोर्ट ने ऊपर दे दिया, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है और यहाँ पे निकाला है कि आप देखिए इन्वेस्टिगेट करिए, तो काम करेगा। सू मोटो अपने से एक्शन ले सकता है, कोई किसी ने पिटीशन डाल दी तो एक्शन ले सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। हमने डिस्कस किया यहाँ पे आर्टिकल को, क्वेश्चन को हमने डिटेल में, रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगर आपको इस तरीके से सीरीज चाहिए कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में सभी चीजों को, देखिए मेरे पास बहुत अच्छी लिस्ट रखी हुई है कि मैं एमसीक्यू को आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकूं। पॉलिटी का अलग सेक्शन है और पॉलिटी के अंदर जो है हमारे वेरियस टॉपिक, जो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिटी के हम डिस्कस कर सकते हैं, साथ में हम हिस्ट्री का डिस्कस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के हमारे पास सीरीज है, साइंस एंड टेक का है, तो सभी सब्जेक्ट्स का है। तो अगर आपका यहाँ पे साथ रहा तो जरूर हम डिस्कस करेंगे एक दिन, आपके लिए वो सीरीज भी लेके आ जाएगी। लेकिन बिफोर दैट आपको ये जो हमारी न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज है इसको आगे बढ़ाना होगा। इसको आपको इतना आगे बढ़ाना होगा कि हाँ, एक एक्सपेक्टेशन जो मेरी है कि आप इतने लोगों तक फैले, इतने लोग इसका फायदा उठा पाएं और इतने लोगों तक ये जा पाए, तो आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए और एक बड़ी संख्या में लोग इसका फ़ायदा उठा पाएं। तो बस आपको ये काम करना है और नेक्स्ट सीरीज आपके लिए ज़रूर एक मैं लेके आऊँगा। सो अभी के लिए इतना ही। लेक्चर को शेयर कर दीजिए, हर एक जगह फैला दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल जाए और नेक्स्ट सीरीज हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।